क्वेश्चन क्या लिया था? हाँ, ये देख लो क्वेश्चन, देख लो मैंने ये दिया था क्वेश्चन एक कि सपोज H2O से H2O ने इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, बना H3O प्लस, या NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, बना NH4 प्लस, बन गया NH4 प्लस। और तुमने पूछा यहाँ पे कि व्हेन NH3 is changed to NH4 plus, when NH3 is changed to NH4 plus, तो तुम्हें निकालना है कि चेंज इन हाइब्रिडेशन क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना चीज का। चेंज इन हाइब्रिडेशन क्या होगा? कुणाल गलत है तेरा। नहीं, नंदनी गलत आंसर आ रहा है। बी, चेंज इन शेप क्या होगा? चेंज इन बॉन्ड एंगल क्या होगा? हाँ, विधि सही है। चेंज इन NH बॉन्ड लेंथ क्या होगा? NH3 चेंज टू NH4 प्लस। चेंज इन पोलैरिटी क्या होगा? और चेंज इन प्लेनैरिटी क्या होगा? और सेम क्वेश्चन आ सकता है किसके साथ? सेम क्वेश्चन आ सकता है H2O के लिए भी। सेम क्वेश्चन आ सकता है H2O के लिए भी। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो मैं एक के लिए बता रहा हूं तुम्हें, दूसरे के लिए तुम्हें खुद करना है। एक के लिए मैं H2O के लिए बता रहा हूं। सपोज मैं H2O के लिए तुम्हें बता रहा हूं। H2O से H3O प्लस बना, तो H2O की हाइब्रिडेशन sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। H3O प्लस की हाइब्रिडेशन है sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो नो चेंज इन हाइब्रिडेशन। चेंज इन शेप बोला, शेप बोला चेंज, अगर शेप पे क्या चेंज है तो बोलेंगे इसकी शेप क्या थी H2O की, एंगुलर और वी और बेंड शेप। 2 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर, एंगुलर और वी और बेंड शेप। H3O प्लस की शेप बोली तो क्या बोलेंगे, इसकी शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल। 3 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर, पिरामिडल शेप। तो चेंज इन शेप आ गया। फिर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पहले बॉन्ड एंगल था 104.5 डिग्री है, सही ना। 2 लोन पेयर थे, दोनों लोन पेयर, ये यहां से भी पुश करेगा, यहां से भी पुश करेगा, तो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल को क्या कर देगा? 104.5 डिग्री का, 104.5 डिग्री का। उसके बाद मैंने बोला H3O प्लस, H3O प्लस के अंदर एक लोन पेयर है, तो एंगल आएगा 160 डिग्री के आसपास। एंगल क्या आ जाएगा? 107 डिग्री के आसपास। यहां डाउट नहीं होना चाहिए कोई। 104.5 डिग्री था, 107 डिग्री हो गया। अब उसके बाद आया पहले ही बता दो, तो पोलैरिटी, पोलैरिटी में क्या चेंज आएगा? पहले भी पोलर था और अब भी पोलर है, नो चेंज इन पोलैरिटी। पहले भी पोलर था और अब भी पोलर है, नो चेंज इन पोलैरिटी। प्लेनैरिटी, पहले क्या था? प्लेनर था, अब 4 एटम आ गए हैं, पिरामिडल शेप आ गई है, इट विल बी नॉन प्लेनर। अब क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। पहले प्लेनर था ये, एंगुलर और वी और बी बेंड शेप, 3 एटम है तो प्लेनर था ये। अब यहाँ पे 4 एटम आ गए हैं, अब ये क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। ये बता रखा मैंने, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स, पूरा टॉपिक लिया हुआ है। जब एस और पी ब्लॉक पढ़ाया था तो पूरा टॉपिक लिया हुआ है, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। अब आ गया OH बॉन्ड में क्या फर्क पड़ेगा H2O और H3O प्लस में। OH बॉन्ड किसमें ज्यादा होगी? ये कौन बताएगा? कौन से कंसेप्ट के ऊपर है ये? बेन रूल। किसने बोला ये? विधि। बहुत अच्छे विधि। हाँ बताओ फिर, बेंट रूल के से रिलेटेड है ये। H2O और H3O प्लस, बेंट रूल हमने टॉपिक लिया हुआ पूरा डिटेल में। तो उसमें बताना है कि कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी OH वाली, H3O प्लस के अंदर कि H2O के अंदर। बोलो। चलो अभी सिंपल तरीके से बता देता हूँ मैं। H3O प्लस में बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, H3O प्लस में बॉन्ड एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। जब बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो S कैरेक्टर बढ़ जाता है। देखो sp हाइब्रिडेशन, तो एंगल कितना है? 180 का, और S कैरेक्टर कितना? 50%।
sp2 अब एडिशन, तो एंगल होता है 120 डिग्री का। एस करेक्टर कितना है 33.33%। तो यानी एस करेक्टर जब बढ़ा, एस करेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, सही ना। तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल जब बढ़ा यहाँ पे तो एस करेक्टर बढ़ गया। पहले 104.5 था, अब 107 हो गया, तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो एस करेक्टर बढ़ गया, एस करेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस की क्लोज होते हैं ना, एस ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस की क्लोज होते हैं, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ आ गया पूरा क्वेश्चन, ये कि नहीं? आगे बोलो। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे ही NH3 से NH4 प्लस वाला खुद ट्राई करना, NH3 से NH4 प्लस ये खुद ट्राई करना। प्लेनर पोलैरिटी तो चलो एक में नहीं होगी, ये नॉन पोलर हो जाएगा, ये पोलर था। प्लेनरिटी में दोनों ही नॉन प्लेनर है, तो ये कर लेना क्वेश्चन। एक मैंने बता दिया तुम्हें H2O से H3O प्लस का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, इसको ढंग से करना है बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। BX3 प्लस X नेगेटिव डाल दिया या BF3 प्लस F नेगेटिव डाल दिया, तो बन गया BX4 नेगेटिव, BX4 नेगेटिव। तो इसमें BX3 क्या है, लुईस एसिड है। नेगेटिव वाला हमेशा क्या होगा, लुईस बेस। ये मैंने तुम्हें वैसे भी बता रखा है, नेगेटिव वाला हमेशा बेस, पॉजिटिव वाला हमेशा एसिड। नेगेटिव वाला बेस और पॉजिटिव वाला हमेशा एसिड। तो ये ध्यान रखना। ये एग्जांपल ले ली, इसी में एग्जांपल SiCl4 या SiF लो, SiF4 प्लस 2F नेगेटिव, SiF6 2 नेगेटिव। तो अब इसमें क्या होगा, SiF4 क्या होगा, लुईस एसिड, वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट, और 2F नेगेटिव, F नेगेटिव क्या होगा, लुईस बेस हो गया। ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे हुए हैं, सही है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने Cl वाला, पहले मैं Cl लिख रहा था, फिर मैंने उसको हटा क्यों दिया, क्योंकि मेरे को पता है, ये तुम्हें ध्यान होगा, SiCl6 2 नेगेटिव या SiBr6 2 नेगेटिव, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? नो सर। नो सर। हाँ, तो इसलिए मैंने नहीं लिया था, मैंने SiF4 रहने दिया, समझे कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट अब जैसे लिया मैंने एग्जांपल AlF3 प्लस 3F नेगेटिव, क्या बन गया, AlF6 3 नेगेटिव, ये बनता है। और या फिर ले लिया मैंने, चलो यही ले लिया इसमें, AlF3, यहाँ पे ये क्या है, AlF3 से AlF6 3 नेगेटिव। अच्छा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सर आपने तो पहले मना किया था लुईस एसिड नहीं होगा। मैं वही बता रहा हूँ, मैं ये बनेगा कि नहीं बनेगा, AlF3 से AlF6 3 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो है ना इसके पास, AlF3 प्लस 3F नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज तो है ना इसके पास। तो इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये बनता है, क्योंकि एल्यूमिनियम अपना ऑक्टेट तो एक्सपैंड कर ही सकता है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स तो होते ही हैं, तो अपना ऑक्टेट तो एक्सपैंड कर सकता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हैं, इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हैं, बोलो। इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आए और इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आए, बोलो। उसमें क्या होगा, दक्ष एक बार आंसर कर, दक्ष, लक्ष्य, श्रेया। टू, हाँ बिल्कुल सही है। दक्ष रीजन दे एक बार। ये SiF4 कोवेलेंट है, हाँ, तो मतलब ऐसा ही जो दो F कोवेलेंट नेगेटिव है, आएंगे और वही वाले कोऑर्डिनेट बनेंगे, और इसमें बिल्कुल AlF3 सही आयनिक है। है। और हाँ, AlF3 आयनिक है, ये सिंपल सा आंसर था। किसी और 11th वाले बच्चे का सही हुआ है क्या? AlF3 जो है ये आयनिक है, तो इसमें 6 F नेगेटिव जो बनेंगे वाया डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। ये तो पहले ही ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था ना, और 3 F नेगेटिव बाहर से आ गए, तो इसलिए 6 के 6 इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। और SiF4 ऑलरेडी क्या था, कोवेलेंट था, तो अब 2 F नेगेटिव जो आएंगे वो सिर्फ कैसे बनेंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू बने। इसमें बनेंगे 2 डेटिव बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इसमें बनेंगे 6।
6 डेटिव बॉन्ड्स। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखना ये आयनिक था AlF3, AlF3 वाज आयनिक, इसलिए इसके जो बॉन्ड्स बनेंगे जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो 6 डेटिव बॉन्ड्स बनेंगे, और SiF4 कोवेलेंट था तो उसमें 2 डेटिव बॉन्ड्स बनेंगे। सही ना? ये 11th वाले बच्चों को ना अगर नहीं समझ आ रहा है, ये भी 12th क्लास में पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, जो समझ आ जाना चाहिए, कोई बहुत टफ नहीं है ये चीज। तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब एक चीज थ्योरी नोट करेंगे, यहाँ लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया कि कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। अब नोट करना है, ये ना कम यूज होती है थ्योरी, पढ़ाते भी नहीं है स्कूल वगैरह में, पढ़ाते भी नहीं है इस थ्योरी को, लेकिन ना एक आध जगह इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पहली थ्योरी है फ्रैंकलिन थ्योरी। फ्रैंकलिन थ्योरी जो बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं उनको समझ आ गया होगा कि इस थ्योरी को मैं कैसे यूज करूंगा। फ्रैंकलिन थ्योरी, जैसे मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन बोलूं कि NaNH2 लिक्विड अमोनिया के अंदर किस टाइप का, किस की तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह कि एसिड की तरह। NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ये कैसा एक्ट करेगा। NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ये एक्ट कैसे करेगा, बेस की तरह कि एसिड की तरह। ऐसे ही मैंने बोला N2 या NOCl इन N2O4, ये कैसे काम करेगा। N2O4 NaCl के अंदर ये कैसे काम करेंगे, एसिड का कि बेस का। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या पहले वाला बताओ, NaNH2 लिक्विड अमोनिया किसका काम करेगा। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ये किसका काम करेगा, लिक्विड अमोनिया के अंदर NOCl इन N2O4, ये कैसा काम करेगा। या फिर ले लेते हैं NH4Cl, ले लो NH4Cl इन लिक्विड अमोनिया। एक मैं बताता हूँ, बाकी दो खुद ट्राई करना। NaNH2 मैंने बोला ना लिक्विड अमोनिया के अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो लिक्विड अमोनिया अकेला है तो इसका सेल्फ डिसोसिएशन, NaNH2 एसिड नहीं, नहीं ऋषि, इसका सेल्फ डिसोसिएशन करना और कॉमन आयन चेक करना। सेल्फ डिसोसिएशन होगा तो ये मिलेगा NH2 प्लस NH2 माइनस NH4 प्लस, जिन दोनों इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। अब देखो कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन आयन कौन सा, नेगेटिव अगर कॉमन है तो बेस का काम करेगा, पॉजिटिव कॉमन है तो एसिड का काम करेगा। नेगेटिव कॉमन तो वो एक्सेस में हो जाएगा, काम करेगा बेस का। पॉजिटिव कॉमन है तो काम करेगा एसिड का। तो क्या कॉमन है इसके अंदर, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, क्या चीज कॉमन आ रही है, नेगेटिव वाला सर, बेस का नेगेटिव। property। हाँ नेगेटिव कॉमन आ गया ना, देयरफॉर इट इज बेस। समझ आ गया कैसे करना है, समझ आ गया कि नहीं। यस सर। ये फ्रैंकलिन थ्योरी है। एसिड इज ए सब्सटेंस, ऐसे मान लो एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच गिव्स केटायन ऑफ द सॉल्वेंट, acid is a substance which gives cation of the solvent, and base is a substance which gives anion of the solvent. Acid is a substance which gives cation of the solvent, and base is a substance which gives anion of the solvent. लिख लिया है। बाकी तो बताओ क्या होंगे, बाकी दोनों के बारे में बताओ। हाँ कौन देगा आंसर, नंदिनी आंसर बोलो इसका। नहीं निकाल पा रहे हो आंसर। अनन्या आंसर बोलो उसका। चलो विधि क्या आंसर आएगा बोलो। N2O4 को डिसोसिएट कराओ सॉल्वेंट को, ये टूटता है NO प्लस प्लस NO3 नेगेटिव, NO प्लस प्लस NO3 नेगेटिव। तो और NOCl कैसे टूटेगा, NOCl टूटेगा NO प्लस प्लस Cl नेगेटिव।
हाँ कुणाल, NO प्लस प्लस नेगेटिव, क्या कॉमन आया फिर? NO प्लस कॉमन हो गया दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया बोलो? NO प्लस कॉमन हो गया ना, तो NOCl इज एक्टिंग एज एसिड, NOCl is acting as acid in N2O4, NOCl is acting as acid in N2O4. नहीं समझ आ रहा है ये? NH4Cl किसका काम करेगा? NH4Cl, हाँ इसमें तो दिख ही रहा है NH4 प्लस कॉमन, NH4 प्लस यहाँ पे भी आएगा, इसमें भी NH4 प्लस आएगा, तो ये एसिड है। सही ना, कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस, ये पूछ सकते हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट और नोट कर लेंगे, लक्स फ्लड कंसेप्ट। लक्स फ्लड ये क्या है? ये इसने कहा कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, हाँ लक्स फ्लड कंसेप्ट। देखो इसने बोला बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे इसमें तो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है कि, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं व्यूज अपने, ये तो यूज ही नहीं होगा ये वाला कंसेप्ट, तो फिर भी देख लेते हैं। CaO प्लस मान लो SO2 है या CO2 है, क्या बनाएगा ये? CSO3 बनाएगा। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन देता है, और एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन लेता है, यही हुआ ना इसके अंदर। CaO या MgO प्लस CO2 ले लो, क्या बनेगा? MgCO3। तो Mg बेस है, यहाँ पे बेस क्या है अब? MgO की बेस की CO2 बेस है, क्या चीज बेस है देखो? MgO। MgO क्या होगा? बेस, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है CO2 को, तो MgO बेस है, CO2 एसिड है। और हमें डायरेक्ट भी पता है कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। समझ गए कि नहीं ये? तो ये लक्स फ्लड कंसेप्ट है। न्यूमेरिकल्स नोट करेंगे अब। चलो अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब थ्योरी वाला पार्ट हमने, बेसिक थ्योरी वाला पार्ट भी खत्म कर लिया है, तो अब बेसिक न्यूमेरिकल्स चलेंगे। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से चलेंगे? वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, वीक एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर, इस टाइप से। फिर उसके बाद जब ये लेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो उसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन, एम्फोटेरिक, वो सब आएगा फिर। ये सारे कंसेप्ट्स हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक न्यूमेरिकल्स चलेंगे पहले। चलो अब क्वेश्चन है, नोट करेंगे क्वेश्चन ढंग से। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ है, मेंस लेवल तक के पेपर में आ सकता है ये। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर फॉर्मिक एसिड इज सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर formic acid is 10⁻⁻⁶ at room temperature, at room temperature। बताना तुम्हें, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल्स, परसेंटेज ऑफ फॉर्मिक एसिड molecules, percentage of formic acid molecules converted to formate ions, converted to formate ions, converted to formate ions। और डेंसिटी दे रखी है फॉर्मिक एसिड की 1.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखते कौन निकालता है इसका आंसर। जैसे सेल्फ आयनाइजेशन वाटर का होता है, ऐसे ही सेल्फ आयनाइजेशन किसका होता है? फॉर्मिक एसिड का। निकालो आंसर इसका, और ट्राई करो कि फास्ट कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आंसर निकालो।
ध्यान रखना, इसमें प्योर फॉर्मिक एसिड लेना है। क्या लेना है? प्योर फॉर्मिक एसिड। और सेल्फ आयनेशन कांस्टेंट कैसे दिया जाता है? इसका सेल्फ आयनेशन कांस्टेंट होगा के, जो होगा ना इसका, वो होगा, ये एक बार डिसाइड देख लेते हैं। जैसे वाटर में निकालते हैं ऐसे ही इसमें फॉर्मिक एसिड। अभी जैसे मैंने अमोनिया का डिस्ट्रीब्यूशन बताया तुम्हें, उसी टाइप से करना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। क्या 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, और ये HCOO नेगेटिव और HCOOH2 प्लस इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और हमें निकालना क्या है? अल्फा। हमें निकालना क्या है? अल्फा। अल्फा निकालना मतलब ये कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, C माइनस C अल्फा था अगर, तो C अल्फा बाय C निकालना है। फॉर्मिक एसिड कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेट आयंस, फॉर्मिक एसिड कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेट आयंस, C अल्फा बाय C, यानी अल्फा निकालना है इसके अंदर, अल्फा। और जो सेल्फ आयनेशन कांस्टेंट होता है इसका, वो ऐसे दिया जाएगा, HCOO नेगेटिव इनटू HCOOH2 प्लस। और इस K की वैल्यू तुम्हें गिवन है। प्योर फॉर्मिक एसिड बोला है, इसका मतलब उसको 1 लेना है। हाँ, निकालिए आंसर। श्रेया सही है, मतलब एग्जैक्ट निकालोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज सही निकाला है। और किसने निकाला आंसर? देखो उधर, K की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁶। दिस इज इक्वल टू, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, इसका और इसका दोनों का इक्वल होगा,
तो उसको लिख दिया सी अल्फा इंटू सी अल्फा, ये आ जाएगा। तो इससे आ गया सी अल्फा की वैल्यू आ गई 10⁻³ 10⁻³ आ गया। तो अल्फा आ जाएगा 10⁻³ सी। नहीं दक्ष, 0.004% आएगा ये, 0.004%। 10⁻³ आ गया। बस सी की वैल्यू पुट करनी है। डेंसिटी से मोलैरिटी निकालना सबको आता है ना, हाउ टू कन्वर्ट डेंसिटी इनटू मोलैरिटी। डेंसिटी कितनी है, मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा रब कर रहा हूं। देखो डेंसिटी दे रखी है 1.22 ग्राम में दे रखी है। ग्राम को किया मोल में, तो बाय में क्या आएगा वेट इसका, वेट कितना है इसका, HCOH का वेट देखो 46। यस सर। हाँ 46 का वेट आ जाएगा ना। 16 + 16 32, 32 प्लस कितना है कार्बन का, कार्बन का चेक कर लेंगे, उससे आ जाएगा 46, 14 आ जाएगा ना कार्बन का, 12 + 2 तो 46। ये वेट आ गया, मोल्स आ गए इसके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, बाय 1 × 1000। ये मोलरिटी आ गई यहाँ पे, यही है ये मोलरिटी, चेक सर करना एक बार। सी अल्फा बाय 2 नहीं लिखेंगे उधर? सी अल्फा बाय 2 क्यों, मतलब 2 HCOH डिसोसिएट करेंगे। नहीं दक्ष, इसमें यही लिखते हैं, इसी तरीके से करेंगे इसको। HCOH है ना ये टूटा, देख इधर, हाँ 26.5 मोलर आ जाएगा। C - सी अल्फा, तो सी वो बनेगा अच्छा, तू सी अल्फा बाय 2 बना रहा है इसको, दोनों को। यस सर। वाटर के केस में भी तो यही किया था ना हमने, वाटर मतलब वो लिख देते कोफिशिएंट, लेकिन वाटर के केस में भी तो ऐसे ही लिया था। है दक्ष, यस सर लिया था। हाँ यही इसको सेल्फ फाइनेंशियल में हमेशा यही मानियो, कोफिशिएंट मत लियो उसका, प्योर वाली फॉर्म होती है तो कोफिशिएंट मत लियो उसमें। ओके सर। 10⁻³ सी की वैल्यू है 26.5, सी की वैल्यू ये आ गई, और इन 2 कर देंगे 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी इससे। ये समझ गए क्या नहीं, ये समझ आ गई, देखो बात। यस सर। तो इससे सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा आंसर 10⁻³ बाय 26.5 × 100। ये चेक करोगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो ये 4 के आसपास जा रहा है, 4 से थोड़ा कम होगा। जो इसने श्रेय निकाला है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था, 0.0037%, सही ना, ये 4 से के आसपास में जाएगा ये, तो उससे सॉल्व कर लेना इसको। एक क्वेश्चन और लिख लो इसी टाइप का, सेल्फ फाइनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं ये, काफी गलती होती है पेपर में, इसीलिए बस सेल्फ फाइनेंशियल कांस्टेंट का मीनिंग क्या है वो समझाने के लिए। लिखो इसके अंदर क्वेश्चन, self ionization constant for ammonia is self ionization constant for ammonia is 10⁻30, 10⁻30. How many amide ions, how many amide ions are present per centimeter cube of pure liquid ammonia, are present per centimeter cube of pure liquid NH3, pure liquid NH3, सही है। और जो N नॉट है उसको 6 × 10⁻23 मानना, N नॉट को 6 × 10⁻23 मानना। निकालो इसका आंसर, जल्दी से निकालना कैलकुलेशन करके।
निकाला किसी ने आंसर? श्रेया, कुणाल का आंसर 6 × 10⁻15। देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है कुणाल, तेरा सही होता तो बहुत अच्छी बात है, तूने फास्ट निकाला सबसे। देखो इधर ध्यान देंगे, इधर सेल्फ एनिशिंग कांस्टेंट अमोनिया का मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये टूटेगा NH2 - NH4+ में, ये लिखा मैंने। अब मेरे को ये पता है कि K जो होगा वो NH2- × NH4+ होगा, ये होगा। अब K की वैल्यू 10⁻30 है, ये मैं लिखता हूँ उसको, मेरे को निकालना क्या है, एमाइड आयंस, तो मैं इसको लिखता हूँ NH2- का स्क्वायर। ये C अल्फा हो गए दोनों, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे को एमाइड आयंस निकालने हैं। ये आ गया, तो NH2- आ गए 10⁻15, ये आया मोलर में, मोल्स पर लीटर के अंदर, मोल्स पर लीटर में आ गए ये। तो पहले मैं इसको 10⁻18 लिख रहा हूं, मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में हो गए, मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लिया, क्योंकि मेरे को निकालना है पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कि कितने एमाइड आयंस है, तो इंटू n नॉट कर दो, आंसर आ गया। ये 6 × 10⁻5 आएगा। तूने कुणाल फिर सिली मिस्टेक की है, यस सर 5 नहीं आएगा। समझ आई बात? यस सर 5 आ रहा है। तो तू कुणाल क्या, और ये ऑप्शन जरूर होगा जो तूने 10⁻15 लिखा है। तो 10⁻18 × n नॉट, तो आंसर आ गया 6 × 10⁻5। छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो सेल्फ फाइनेंशियल के इतने आयंस आएंगे। नहीं 11 साल बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी। मुकुल, यस सर आ रहा है। तुम आंसर निकल क्यों नहीं रहे? नंदनी, यस सर। नहीं क्लियर हो रहा क्वेश्चन? देखो अगर आंसर क्लास में नहीं बोलोगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा उससे। ये इसीलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि तुम आंसर बोलो यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और है, इसका मैं तरीका बनाऊंगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा पूरा, सुन लेंगे। तुम्हें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट यानी KB फॉर NH4OH निकालना है तुम्हें एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, सही ना? और क्या दे रखा है तुम्हें? NH3+ H+, ये दे रखा है तुम्हें NH4+। थोड़ा फास्ट नोट करना, मैं तरीका बताऊंगा सिर्फ क्वेश्चन कैसे करना है। ये NH4+, डेल्टा H0 दे रखा है इसका, डेल्टा H0 दे रखा है इसका, डेल्टा S0 दे रखा है, दोनों 25 डिग्री सेल्सियस पे हैं। ये वैल्यू दे रखी है से 52, और दूसरी वैल्यू दे रखी है 1.67 किलो जूल में पर मोल में, किलो जूल पर मोल में दोनों वैल्यू, दूसरी वैल्यू जूल में, सॉरी, डेल्टा जब भी दिया होता है तो जूल में दिया होता है, सही ना? और दूसरी क्वेश्चन H2O गिव्स H++ OH आयंस, डेल्टा H0 दे रखा है इसका 78, डेल्टा H0 माइनस में 78, और डेल्टा S0 दे रखा है, ये एक मिनट इसको चेंज करना, डेल्टा H0 को लेना 56 किलो जूल में, और डेल्टा S0 लेना 78 नेगेटिव जूल पर केल्विन पर बोलो। ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव है, डेल्टा H और डेल्टा S। और अब तुम्हें निकालना है इसके अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH, क्या वैल्यू होगी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH? सोचो एक बार कैसे आएगी वैल्यू। मतलब तुम्हें कुछ इस टाइप की क्वेश्चन चाहिए, NH4OH गिव्स NH4+ OH आयंस, थर्मो का थोड़ा सा अप्लाई करना है यहाँ पे, जल्दी से सोचो, तरीका बताना कि कैसे करेंगे क्वेश्चन। सर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे पहले, सर उसके बाद डेल्टा हाँ G सही है बोल। हाँ उससे सर वहाँ पे हमारा KC आ जाएगा, उससे उससे KC सर, मतलब हाँ कांस्टेंट आ जाएगा उससे, फॉर्मूले से जो होता है हाँ RT हाँ ln KC वाले से। उसके बाद हम उसी से अप्लाई करके निकाल लेंगे।
सही है तरीका। पहले डेल्टा जी नॉट निकाल लेंगे उससे। देखो ये क्वेश्चन लेके आनी है, ये क्वेश्चन देखो दिख रहा होगा तुम्हें कैसे आ रही है। ये क्वेश्चन कैसे आ रही है, दोनों को ऐड करके। मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है, फिर ट्राई खुद कर लेना। इसको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को ऐड जब करेंगे तो हमारा डेल्टा एच नॉट भी ऐड होगा, ध्यान देंगे। तो हमारा डेल्टा एच नॉट भी दोनों ऐड होंगे, यानी ऐड करने के बाद इक्वेशन हमारी आएगी NH3 प्लस H2O गिव्स NH4 प्लस OH आयंस। ये दोनों वीक हैं, दोनों ऐड होते हैं, डायरेक्ट NH4 OH बना देंगे। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। तो डेल्टा एच नॉट आ गया इस रिएक्शन का कितना, -52 और +56, +4 आ जाएगा डेल्टा एच नॉट किलो जूल में, और डेल्टा एस नॉट आ जाएगा +1.67 -78। तो ये आ जाएगा, चलो इसको मान लेते हैं, इसको +2 ले लो, तो ये आ गया -76 जूल में। डेल्टा एच नॉट आ गया, डेल्टा एस नॉट आ गया। अब इससे डेल्टा जी नॉट निकाल लेना। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये निकाल लोगे। और फिर डेल्टा जी नॉट को लिख देना -2.303 RT log KB। इससे सॉल्व करना, बस ये यूनिट का ध्यान रखना, ये 4000 कर देना इसको, ये -76, और उससे केबी निकल जाएगा। टी पता है 298 केल्विन है, टी की वैल्यू क्या है 298 केल्विन, और आर 8.314 यूज करेंगे क्योंकि जूल में वैल्यू गिवन है। -2.303 RT log KB भी होता है, KW भी होता है, सारी वैल्यूज आती हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो यूज करते हैं। तो यहां तक कर लेना न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टाइम आगे